तो फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज का शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं उसका एक और लेक्चर हम लोग यहाँ पर में कंप्लीट करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी 2 दिन पहले ही जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था। उन्होंने बताया कि चाहे वो सिलेबस जिन बच्चों को आप पढ़ाने वाले हो उसके बराबर ही हो, लेकिन जो प्रश्न रहेंगे आपके उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, मतलब आपको थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए। और वही चीज यहां पर मैं आप लोगों को देखने के लिए मिलती है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में। फ्रेंड्स, आप लोगों को जब मैं कोई क्वेश्चन कराता हूं तो क्वेश्चन का आंसर बता के आगे नहीं भाग जाता हूं, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं, उसको समझाने की कोशिश करता हूं, उससे रिलेटेड 2-3 चीजें और बताने की कोशिश करता हूं। और यही चीज आप लोगों को अपने स्टडीज के अंदर में इंक्लूड करनी है। और इसी वजह से मैं कहता हूं आपको कि टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है, क्योंकि आपको जब पढ़ाया जाता है तब आप लोगों को केवल आंसर बताकर या फिर क्वेश्चन आंसर करा के आगे नहीं बढ़ा दिया जाता है, आपको एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो एग्जाम की आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो, आपका सिलेक्शन हो, तो आप लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। आप लोग खुद जाके ट्विटर पर चेक कर सकते हो, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, परसों भी किया था, कल भी उन्होंने ट्वीट किया, उसको एक्सप्लेन भी किया, मतलब उन्होंने हिंट दे दिया आप लोगों को कि क्या कर रहे हैं वो बैकग्राउंड के अंदर में। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर में इस सेशन को लाइक कर दिया उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोग भी जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिए, आप सभी लोग भी, ताकि ऐसे ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, मैं आपको एनर्जी के साथ में पढ़ाता रहूं। जहां जहां इस सेशन को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे। और क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि पूरी की पूरी टीम जो है ना वो मोटिवेट होती है आप लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में पहले क्वेश्चन की तरफ में। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, अमृता जी क्या हुआ, बहुत डर लग रहा है अब तो, और वहां पर वो नहीं क्या वो शर्माने वाली इमोजी वाली डाल रहे हो आप, तो डर लग रहा है या फिर मतलब क्या हुआ है, या डर ज्यादा लग गया है आपको दिमाग के ऊपर में, क्या हुआ क्या है आपको? मतलब डर लग के कहीं असर हो गया कि यार मेरे को समझ नहीं आ रहा अब क्या इमोजी भेजूं। ठीक है, तो डर लग गया तो कम से कम रोने वाली इमोजी भेजो, डरने वाली इमोजी भेजो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसका अपना खुद का एक महत्व है इस क्वेश्चन का। अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की, तो वो है माउंट एकोनकागुआ आप लोगों की। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को लगा दूं मैं यहाँ पर, मैं माउंट एकोनकागुआ। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आप लोगों का पूरा मान लीजिए वर्ल्ड मैप है। आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्यों वो इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज। आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। आपको पता है दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपको पता है K2 है आपका, K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो भी भारत में ही है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, या फिर कहे पूरे दुनिया की सबसे दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी। तीसरे नंबर की माउंट कांचनजंगा, जो कि भारत में ही है, सिक्किम में। अगर आपसे बात करें फ्रेंड्स कि एशिया के बाहर, पूरे एशिया में, मतलब पहले 3 जो है ना वो एशिया में ही है सबसे ऊंची चोटी। अगर हम बात करें कि एशिया के बाहर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूरे एशिया के बाहर, तो एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकोनकागुआ है, जो कि साउथ अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये समझ में आया कि मतलब शुरुआती जो सबसे ऊंचे वाले शिखर है वो हमारे एशिया में है। तो भाई प्राउड फील करो, आप लोग भी एशिया में रहते हो, आप भी एक शिखर हो, है ना? ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये शुरुआती ऊंचे वाले शिखर एशिया में है, और क्वेश्चन फिर ये बन जाता है कि एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एकोनकागुआ, जो कि साउथ अमेरिका के अंदर में है। माउंट एकोनकागुआ, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये यहां पर मैं आपको साउथ अमेरिका के अंदर में मिलेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट बनता है आप लोगों का। नाउ अगर आप लोगों से अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट विंसन है। विंसन याद रख लो आप लोग, विंसन। ठीक है, अगर आपका बच्चा जीत गया तो उसको अंटार्कटिका जो है वो गिफ्ट में दे दिया जाएगा, पूरा का पूरा अंटार्कटिका खाली पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रख लो, अगर आप जीत गए, ठीक है, वो विन से वो वाला लगा लेना। ठीक है, तो विंसन, अगर आपका लड़का जीत गया तो उसको पूरा का पूरा अंटार्कटिका दे दिया जाएगा, ऐसा आप लोग लगा लो कुछ तो भी। ठीक है, किलीमंजारो, ठीक है, किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, किलीमंजारो। किलीमंजारो आपको पता ही है फ्रेंड्स के अफ्रीका जो है
यहाँ पर मैं मतलब अपने ही जैसे लोग रहते हैं भाई, जैसे अपन श्याम वर्ण के लोग हैं, मैं हूँ, आप लोगों में से कुछ नहीं होंगे, लड़की नहीं हुई, लड़के लोग होंगे, ठीक है, लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए ऐसे, ठीक है, कि भाई श्याम वर्ण के, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगी, सर अभी तो फेयर एंड लवली लगा के आई हूँ, ठीक है, लड़के लोग, मतलब हम लड़के लोग श्याम वर्ण के हैं, ठीक है, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले, तो हमारे जैसे लोग रहते तो किली मंजारो, काला जादू, काली मंजारो, जो भी कर रहे हैं आप लोगों ने याद रख लो, अफ्रीका के अंदर में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो ये किलीमंजारो किलीमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड एचटेट के अंदर में आया था, किलीमंजारो वाला, ठीक है ना। चलिए, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, साउथ अमेरिका की एकोनकागुआ है, ये याद रखना है। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन से मैं काफी सारी कड़ियां आप लोगों की जोड़ने वाला हूं, बट एक चीज आप लोगों से चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इसके ऊपर मैं बेस्ट 3 क्वेश्चन लेने वाला हूं आप लोगों से, जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे गए, बट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सभी लोग जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, और लाइक का बटन सभी लोग दबा देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में मैं आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, लाइक का बटन दबा देंगे जल्दी से। व्हेन वाज द पटना हाईकोर्ट इस्टेब्लिश्ड, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोगों ने कर दिया, ये मैंने इससे पहले भी आपको कराया था। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया आप लोगों को मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। 1916 के अंदर में पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। बट अब मैं आप लोगों को एक और तरफ लेकर जाना चाहूंगा, इससे आगे एक एडवांस लेवल के ऊपर मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा मैं, ठीक है। धीरे 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 आपको ऊपर की तरफ ही लेके चलेंगे हम लोग। आपका जैसे बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा ना कि आपका पानी जो है वो हायर लेवल का होना चाहिए, तो बिल्कुल वैसे ही आपको कराऊंगा मैं 1916 के अंदर में। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोग देखिए कि जब 9 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई, तो इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, ये आपका बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था एक बार, वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए, जस्टिस एडवर्ड मैना डेस चैम्स चेमियर, इतना लंबा चौड़ा नाम है, बट आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड और चैमियर, ठीक है, चैमियर, एडवर्ड और चैमियर। अब मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन इसलिए भी करा रहा हूं क्योंकि मैंने ये पेड में कराया था, और मैंने बच्चों से कहा था, उनसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता रहूंगा बार बार करके। तो मैं यहाँ पर मैं आप लोगों की रिवीजन भी करा रहा हूँ। जो पेड वाले बच्चे हो तो बिल्कुल एकदम उनको याद हो गई होंगी ट्रिक भी, क्या बताया था मैंने। तो एडवर्ड और चैमियर, इनका चार्म था, मतलब इनको क्यों बनाया पटना हाईकोर्ट का पटना हाईकोर्ट का जज, इनको क्यों बना दिया जस्टिस, बोले यार चार्मिंग लड़का है यार एकदम, ठीक है, पटना, ये तो अपने आप से खुद से पट जाएगा, ठीक है, ये अपने आप को जो है ना आईने में देखता है, बोलता वाह क्या चार्म है मेरा, ठीक है। अपन लोग नहीं बोल सकते ऐसा ना, ठीक है, अपने में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने भारतीय लड़कों के अंदर में। वो बोला यार क्या चार्म है, अपने आप से ही पट गया वो, यार बोले कितना बढ़िया चार्म है करके एडवर्ड यार, ठीक है, अपने आप को ही प्रपोज कर दिया उसने। तो चार्म था इस लड़के के अंदर में, तो पटना तो पट गया वो अपने हाथ से, ठीक है। तो चार्मियर तो बहुत ज्यादा, चैमियर है लेकिन आप इसको चार्म से याद रख लो, चार्म से, तो चार्म, बहुत ज्यादा चार्मिंग लड़का था ये, ओके, एडवर्ड चार्मियर चैमियर, तो चार्म से याद रख लेना आप लोग बस, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूं कि एडवर्ड चैमियर याद रख लेना आप लोग, ये पहला चीफ जस्टिस था। बट अगर आप लोगों से बात करें कि आजादी के बाद में, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पहला जो है कौन बना था, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद कौन बना पहला चीफ जस्टिस, तो भाई स्वतंत्रता के बाद में पटना हाईकोर्ट के ऊपर में लक्ष्मी जी की वो हो गई, पंडित जी की कृपा से, पंडित लक्ष्मीकांत झा जी, ठीक है। तो पंडित लक्ष्मीकांत झा जो है ये इसके वो बने थे, ये याद रखना आप लोगों ने, पंडित लक्ष्मीकांत झा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पंडित लक्ष्मीकांत झा स्वतंत्रता के बाद इसके बने थे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि अभी कौन है, तो विनोद चंद्रन है वो, लेकिन वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन फिलहाल के अंदर में विनोद चंद्रन है, ये आप लोग याद रख सकते हो। चलिए, इस पर क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से बाद में, ओके, याद रखना आप लोग। अभी फिलहाल में लक्ष्मीकांत झा, मतलब शुरुआत में आजादी के बाद में लक्ष्मीकांत झा जी थे, सबसे पहला था एडवर्ड चैमियर। इनको बहुत सम्मान के नजर से भी देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा, पता है, पटना हाईकोर्ट के अंदर में एक वो लेकर आए थे, न्यायिक स्वायत्तता के ऊपर में इन्होंने बहुत काम किया था कि सभी लोग जो है न्यायालय है, जो जुडिशरी है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लुक्स आफ्टर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल के लिए सबसे जो है बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है, ये बताएंगे आप सभी लोग। और लाइक कर दो यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं 1000 के करीब, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी लोग।
और आपको बता दूं संडे के दिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास है। एक बार मेरे को वापस से सभी लोग बता देना कि आप लोग आ रहे हो, ताकि मैं फिर हर संडे के दिन आप लोगों के लिए करंट अफेयर की क्लास लगा दूं और आप लोगों का पेपर क्लियर करवा दूं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है बिल्कुल, आप टीचिंग परीक्षा के ऊपर में देखोगे आपको मिल जाएंगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लुक्स आफ्टर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ओवर द वर्ल्ड? तो आप लोगों का आंसर होगा फ्रेंड्स WWF। ठीक है, WWF ये याद रखना है आप लोगों ने, WWF। कितने लोगों का सही था वो भी बता देना, WWF। अभी WWF क्या है फ्रेंड्स ये भी समझ लीजिए आप लोग। WWF है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये याद रखना है आप लोगों ने। वर्ल्ड वाइड फंड, पूरे दुनिया भर का फंड, किसके लिए? नेचर के लिए। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आप लोगों से, WWF का फुल फॉर्म बोलो। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, लिख के बताओ सभी लोग। सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, वर्ल्ड वाइड फंड नहीं लिख के छोड़ना है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर लिखना है आप लोगों ने। इसको लिखो आप लोग, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, पूरा लिखो, पूरा का पूरा। ठीक है, ओके, पूरा का पूरा। लोटा गिलास जी, क्या आपका लोटा गिलास अब ब्लॉक हो गया क्या? जबरदस्ती क्यों हरकत करते हो ऐसे? ठीक है, आपको पता है ना क्या सर, सास भी कभी बहू थी तो टीचर भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहा होगा करके। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ओके, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। मैंने बोला कि लिख के बताओ कि किस किस का सही हुआ, तो वो बोलते हैं कि सर मैसेज करो पहले आप, फिर मैं लिख के बताऊंगी। बता दिया उनको मैंने, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये याद रखना है आप लोगों ने। 1961 के अंदर में बनी थी ये संस्था। इसका हेडक्वार्टर कहां पर में है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर में। देखो ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर में आप लोगों का, और आप लोगों को बता दूं कि यूएन के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था, और भी बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी वजह से क्वेश्चन लिया मैंने। हेडक्वार्टर कहां है WWF का? तो WWF का, ठीक है, WWF का हेडक्वार्टर है आप लोगों का स्विट्जरलैंड, ग्लैंड के अंदर में। इसका, इसके लोगो में क्या है ये भी क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? पांडा। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के लोगों में कौन से जानवर को दिखाया गया है? पांडा को दिखाया गया है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो ये नेचर को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं ना आपको, तो ये इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा है कि भाई क्वेश्चन का लेवल वो लोग थोड़ा सा हाई रखेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग जांचेंगे, केवल आपका रट्टाफिकेशन नहीं जांचेंगे। इसी वजह से बता रहा हूं आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, याद रखना 1961 में बनी थी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर में इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, पांडा इसके लोगों के ऊपर में बना हुआ है, सिंपल सी बात। नाउ एक और होता है आप लोगों का पेटा। ठीक है, प्लीज इसको भी याद रख लेना आप लोग। पेटा जो है ये एनिमल, जैसे मैंने आपसे बोला कि नेचर को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, तो आपने क्या आंसर किया? जल्दी से कमेंट कर दो फिर से वापस से। ठीक है, वापस से आंसर कर दो आप लोग कि कौन सी संस्था है सबसे बड़ी? WWF। ठीक है, लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जानवरों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, जानवरों की सुरक्षा के लिए, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, पेटा सबसे बड़ी संस्था है ये, और इसका जो हेडक्वार्टर है USA वर्जीनिया के अंदर में है, ये याद रखना आप लोग। वर्जीनिया में, वो वर्जीनिया स्टेट है, वहां पर में नॉर्फोक नाम का शहर है, तो आप लोग वर्जीनिया USA भी याद रखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो पेटा, पीपल फॉर एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पेटा ये जानवरों के लिए सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, गुड। नाउ पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? और ये आंसर आप लोग जो है ना आग लगा दो, जो बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है ना वो आग लगा देगा इस क्वेश्चन के लिए। जल्दी जल्दी से बताइए। एंड बाय द वे फ्रेंड्स, आप लोगों को एक कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों के लिए। एक खुशखबरी, आप लोग टीचिंग परीक्षा परिवार हो आप लोग सारे के सारे लोग, और आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि जब टीचिंग परीक्षा के अंदर में भी वैकेंसी निकली थी तो मैंने यही कहा था आप लोगों से कि टीचिंग परीक्षा परिवार के लोग ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जब यहाँ के लिए हमने वैकेंसी निकाली थी, क्योंकि ये सच में हमारा परिवार है। और मैंने पहले कहा था जो हमारे परिवार का सदस्य है उनको पहले मौका दिया जाएगा टीचिंग परीक्षा के अंदर में भी। और फ्रेंड्स आप ही लोग हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन दे दूं कि 90,000 जो है सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं आपसे बस पढ़ाते पढ़ाते ही। ठीक है, और एक दिन था जब स्टार्ट किया था और आज 90,000 हो गए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी सब्सक्राइब कर देंगे फ्रेंड्स, कि बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर में 1 लाख क्रॉस करने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपका अपना परिवार है। तो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड, ठीक है, चैम्प। ठीक है, तो चैम्प्स, चैमियर, तो भाई का चैम जो है चार्म था इसका, इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पर मैं याद कर लिया कि भाई चैमियर पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 के अंदर में।
ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। ठीक है, आजादी के बाद पहले कौन थे, तो पंडित लक्ष्मीकांत झा जी। ठीक है, वो भी हमने कर लिया था, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। हमारे आप लोगों को बताना है अर्थ समिट 1992 जो है वो कहां पर में हुई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। अर्थ समिट 1992 कहां पर में हुई थी? अर्थ समिट 1992 कहां पर में आयोजित हुई थी? अर्थ समिट 1992, रियो डी जेनेरियो, पेरिस, दोहा, बीजिंग। तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे ना फ्रेंड्स, अर्थ समिट की बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992 में हुई थी। दुनिया में जो भी पर्यावरण रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर करने के लिए सारे लोग मिले थे और उन्होंने सोचा था कि जो हमारा तापमान बढ़ रहा है पृथ्वी का, ठीक है, उसको कैसे ठीक किया जा सके। तो अर्थ समिट हुई थी फ्रेंड्स रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, कहां पर में है ये शहर? ब्राजील के अंदर में। जिनको भी नहीं पता प्लीज लिख लेंगे एक बार आप सभी लोग, रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको सभी लोग याद रखेंगे। रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर में 1992 के अंदर में हुआ था ये सम्मेलन। इस सम्मेलन के अंदर में बेसिकली क्या हुआ कि दुनिया को या फिर हमारे जो जो हमारी अर्थ के अंदर में जो हम लोगों ने भसड़ मचा रखी है उसको कैसे ठीक किया जा सके, उसके ऊपर में बात हुई थी। एक्चुअल में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ क्या बात हुई थी। एक कन्वेंशन था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन 1992 में। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैव विविधता। एक से ज्यादा अलग अलग भिन्नताएं पृथ्वी के ऊपर में होनी चाहिए। इसको लेकर एक सम्मेलन बुलाया गया था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। ओके, उसी की साइड लाइन में, मतलब जब वो बैठक हो रही थी तो उसी के बाजू में बैठकर वापस से बोले चलो यार आए हैं तो ये भी कर लेते हैं करके, इसके ऊपर में भी बूंदा उठा लेते। तो उसी के साथ में एक और बैठक हो गई अर्थ समिट, जहां पर में पृथ्वी को बचाने, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर में चर्चा उन्होंने कर ली। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप लोग किसी की शादी में जाते हो। ठीक है, मान लीजिए कि आपके ताया जी की शादी में या आपके चाचा जी की शादी में आप गए। ठीक है, तो आप अपना भी सेट करके आ जाते हो साइड में जाकर ना, मतलब कोई मिल जाती है यार चाचा जी के, ठीक है, मतलब उनकी, मतलब आपके आपके बड़े भाई की शादी है तो उनकी हो जाता है ना आप लोग, मतलब साइड में आपका भी जम जाता है वहां पर में, फिर आप घर में बात कर लेते हो। तो मान लीजिए कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन होने वाला था, उसी की साइड लाइन के ऊपर में आप लोगों ने अर्थ समिट कर ली। अब मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार आया था कि अर्थ समिट जो है वो किसके साथ में सम्मिलित हुई थी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन के साथ में ही अर्थ समिट हुई थी। ये क्वेश्चन एक बार आया था आप लोगों का। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 1992 के अंदर में। नाउ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन की बात निकली है तो भारत के अंदर में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन जो है आप लोगों को बताना है कि भारत के अंदर में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब एक्ट कब पास हुआ था, जल्दी बता दो। बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का। पेड क्लास कैसे ले, तो 7611101101 ये जो नंबर है ना, इस पर कॉल करोगे तो मिल जाएगा आपको। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर में आया था, ये सभी लोग कमेंट कर देंगे यहाँ पर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि इन आवर माउथ अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बैक। दांतों का आगे से पीछे की ओर सही क्रम लगाइए। सही क्रम आप लोगों को लगाना है। नाहिद जी, अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो आप मतलब अभी फिलहाल में अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग वालों को देंगे कि नहीं देंगे उसके ऊपर में अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि इस पर कोई क्लैरिफिकेशन उन्होंने नहीं दिया है जी। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा यहाँ पर में, ठीक है, कृंतक जो आप लोगों के होते हैं, इंसिजर वाले जो आपके दांत होते हैं, कृंतक वाले दांत, वो सबसे पहले होते हैं आप लोगों के, जो काटने के काम आते हैं। ठीक है, फिर बाद में आप लोगों के रदंक दांत होते हैं, कैनाइन वाले दांत। ठीक है, कैनाइन वाले दांत। उसके बाद में होते हैं आप लोगों के प्री मोलर और फिर बाद में होते हैं मोलर, जिसको चर्वणक कहा जाता है। तो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखिए आप लोग फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों के इंसिजर होते हैं, ये वाले दांत आपके। ठीक है, इस तरीके के जो दांत है आप लोगों के सबसे पहले ये होंगे।
ओके, उसके बाद में आप लोगों के दूसरे नंबर के ऊपर में कौन से वाले दांत होते हैं आपके, ठीक है, कैनाइन, रदनक, ठीक है, रदनक, रदनक को इस तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अग्रचर्णवक, प्रीमोलर दांत, अग्रचर्णवक, प्रीमोलर, और ये फिर होते हैं मोलर, दाढ़, जो कि जिसको अकल दाढ़ भी कहा जाता है आप लोगों का। आप लोगों को पता है कि अकल दाढ़ जो है थोड़ा सा लेट आती है, मतलब 24-25 साल के होने पर आती है जनरली। अब आप लोगों को आई है या नहीं, आप लोग बता दें कितने लोगों को अकल दाढ़ आ गई है। बहुत दर्द होता है जब ये दांत आती है। तो अकल, देखो, अकल आने के लिए दर्द सहना पड़ता है, ये वाली बात भी है कि दर्द सहना पड़ता है आप लोगों को, है ना। तो अकल दाढ़ या फिर बुद्धि के दांत बोला जाता है। तो कोई चीज आसानी से नहीं मिलती। ओके, टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये इसका सीक्वेंस याद रखना है आप लोगों ने। आईसीपीएम, आईसीपीएम, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ये सीक्वेंस इसका। ओके, तो यहां पर मैं याद रख लेना आईसीपीएम। तो आईसीपीएम, आईसीपीएम याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। चलो जस्ट अ सेकेंड। जी, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड्स। मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग आता है आपका, बताओ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। जो रवि भूषण जी थे बीपीएससी के सचिव, उन्होंने क्लियर कर दिया है इस बात को कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग आता है, नीला, काला, नीला बैंगनी, नीला नारंगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का। ब्लू ब्लैक कलर आता है आप लोगों का। आंसर होगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आयोडीन का हल्का घोल, देखिए आप लोगों को बता दूं, मांड या जो स्टार्च है ना, ये हमारे खाने के अंदर में बहुत ज्यादा होता है। हमारे बॉडी के अंदर में हमारी जो सलाइवा है, हमारी जो सलाइवा है वो स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है किस चीज में, ये कमेंट करके बता दो। देखना चाहता हूं कितने लोग इसका आंसर जानते हैं। ओके, तो हमारे जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर में क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च को बोला जाता है हिंदी में मांड, स्टार्च, ठीक है। तो जब आप उसके ऊपर में आयोडीन का कुछ भी डालोगे घोल, तो वो क्या करेगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है स्टार्च आप लोगों का। इससे हमें पता चल जाता है कि स्टार्च जो है वो उसमें मौजूद है या नहीं है, ठीक है, स्टार्च है या नहीं है। तो आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च की जांच होती है सबसे पहली बात तो, मांड की जांच, ये याद रखना है आप लोगों ने। हमारे बॉडी के अंदर में हमारी जो सलाइवा है, ठीक है, हमारी जो लार होती है ना, वो क्या करती है, ठीक है, हमारी जो लार होती है वो स्टार्च को, जो स्टार्च है आप लोगों का या मांड जिसको आप लोग बोल रहे हो, ठीक है, उसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, शुगर के अंदर में या फिर शर्करा के अंदर में कन्वर्ट कर देती है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि हमारे बॉडी के अंदर में स्टार्च को कौन कन्वर्ट करता है शुगर के अंदर में, तो हमारी सलाइवा, जो आपके बॉडी, आप देख लो, पूछ लो उसको बता दो, ठीक है, सलाइवा को आपकी, अगर उसको पता ना हो तो, ठीक है, बेचारी को क्या पता ही ना हो कि इतने सालों से वो कर रही है, तो उसको बता दो अपने अंदर में कि तुझे पता है, या जब जब खाना खाओ तो उसको बताना, देख स्टार्च तू ना अब शर्करा में कन्वर्ट हो गया है। मतलब खाना खाते खाते भी रिवीजन करते रहो आप लोग। ओके, याद रखना है आप लोगों ने इस चीज को, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के, ये आप लोगों का हो गया। नाउ कल्पना चावला जो है फ्रेंड्स एक इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी जिनकी स्पेस शटल में मृत्यु हो गई थी। आप लोगों को बताना है कि, जी, आप लोगों को बताना है कि इनका निधन किस वर्ष में हुआ था, कल्पना चावला। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कल्पना चावला की बात करूं तो कल्पना चावला इंडियन नहीं थी, इंडियन ओरिजिन की थी। देखो इसी वजह से यहां पर मैं क्वेश्चन में बोला गया भारतीय मूल की, अमेरिकी, भारतीय मूल की, तो इंडियन ओरिजिन मतलब भारत में इनका जन्म हुआ लेकिन इन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी और अमेरिका की नागरिकता ले ली थी इन्होंने, तो ये भारतीय नहीं थी, ठीक है। तो ये 2 बार अंतरिक्ष में गई। पहली बार जो है ये गई थी 1997 के अंदर में, ठीक है, वापस आ गई थी। दूसरी बार जब ये 2003 के अंदर में जब ये वापस आ रही थी अंतरिक्ष के अंदर में जाकर वापस आ रही थी, तो इनका जो विमान था जिसका नाम था कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया नाम का जो इनका विमान था वो क्या हुआ, हवा में ही फट गया, जिसके वजह से वापस आते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो कोलंबिया नाम का जो जहाज था इनका वो ब्लास्ट हो गया था जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई 1 फरवरी 2003 को। तो 2 बार ये गई थी, पहली बार 1997 में गई, वापस आ गई। दूसरी बार जब ये वापस आ रही थी उस समय में इनकी मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको भी आप लोग याद रखिए। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे भारत का एकमात्र केवल एक ही व्यक्ति इंडिया का गया है, एक ही इंडिया ने जो अंतरिक्ष में गया है वो है राकेश शर्मा।
आप बता सकते हो राकेश शर्मा कब गए थे अंतरिक्ष के अंदर में? राकेश शर्मा केवल एक ही इंडियन है, वन ओनली इंडियन जो अंतरिक्ष में गया है। ना तो कल्पना चावला इंडियन थी, ना ही सुनीता विलियम्स इंडियन थी। ठीक है, दोनों के दोनों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी। ठीक है, सुनीता विलियम्स ने तो ली नहीं थी, वो तो उनका जन्म ही उधर में ही हुआ था, लेकिन भारतीय मूल की थी, उनके पेरेंट्स थे यहाँ के, इसी वजह से हम उनको भारतीय मूल की बोलते हैं। और कल्पना चावला का जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी। एकमात्र है जो गए थे वो थे आपके राकेश शर्मा, और ये गए थे 1984 के अंदर में। ये भी याद रखना, हो सकता है आपसे पूछ ले किसकी मदद से गए थे, किसकी मदद से गए थे? यूएसएसआर की मदद से गए थे। ये भी याद रखेंगे आप लोग, यूएसएसआर की मदद से गए थे 1984 के अंदर में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को रखना है। 1984। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है विटामिन सी जो हमारे फूड के अंदर में होता है, ठीक है, उसका काम क्या है बेसिकली। ठीक है, विटामिन सी जो है आजकल बहुत सारी मेडिसिन, मतलब विटामिन सी की मेडिसिन खाने की सलाह दी जाती है, तो विटामिन सी का काम क्या होता है आपका? बताइए जल्दी से, और जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दो यार, इतने सारे लोग देख रहे हैं। जल्दी से, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दूं इंपॉर्टेंट वाले, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइक का बटन भी दबाते रहेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी जल्दी से। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें विटामिन सी की, आपके विटामिन सी, ठीक है, तो डॉक्टर आपको विटामिन सी खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये आपका जो रेजिस्टेंस है, जो आप लोगों की जो संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, जिसको आप लोग इम्यूनिटी बोलते हो। ठीक है, इम्यूनिटी जो है ना आप लोगों की, उसको बढ़ाने में मदद करता है। आपको पता होगा कि कोविड के समय में विटामिन सी की गोलियां बहुत ज्यादा बिकती थी, या फिर वो खाने की सलाह आपको दी जाती थी जिसमें विटामिन सी हो। ठीक है, तो विटामिन सी खट्टे फलों के अंदर में होता है आप लोगों का, है ना, तो आप लोगों को बोला जाता था कि खट्टे फल खाइए आप लोग, या फिर आप लोगों के ऐसे पदार्थ, ऐसे फूड जिसके अंदर में विटामिन सी ज्यादा है उसको खाना चाहिए आप लोगों ने। जैसे कि विटामिन सी आप लोगों को किसके अंदर में मिल जाएगा? आंवला, नींबू, टमाटर, अमरूद, हरी मिर्च, ठीक है, ब्रोकली। ठीक है, ब्रोकली के अंदर में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है फ्रेंड्स। ब्रोकली गोभी की जैसी दिखती है ब्रोकली, लेकिन गोभी नहीं है, वो अलग है। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये ऐसे दिखती है ब्रोकली। खाया हो आप लोगों ने कभी ब्रोकली? ब्रोकली खाए हो कभी? जी हाँ, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी ऑब्वियसली करवाऊंगा मैं। पहले आगे तो बढ़ो, धीरे धीरे सब्र रखो थोड़ा सा। ठीक है, वो तो अपना मतलब घर का ही है एकदम, उसको तो कभी भी अपन एकदम आराम से कर सकते हैं, आप टेंशन ना लो उसका, उसका तो बिल्कुल ही टेंशन ना लो आप। विटामिन सी जो है फ्रेंड्स, उसकी कमी के कारण एक रोग होता है स्कर्वी नाम का, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, स्कर्वी नाम का रोग, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है दोनों जगह पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है, दानिश शेख आप सर्च करोगे वहां भी मिल जाएगा आप लोगों को। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा, टीचिंग परीक्षा, ठीक है, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल करके टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भी सर्च करोगे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये बताना है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो सलाइवा होती है, ठीक है, लाल रस जो होता है जिसको लार बोलते हैं हम, उसका काम क्या है? जल्दी बताइए आप लोग। हमारे बॉडी के अंदर में जो सलाइवा होती है उसका उसका काम क्या है? जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और एक फ्लो ऐसा ही होना चाहिए आप लोगों का कि आप पढ़ रहे हो और उसी के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन करें। आपको नहीं लगता ऐसे ही होना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए यहाँ पर में कि जब पढ़ा है उसकी रिवीजन हो जाए, उसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चन हो, तो वो याद हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। आज ही आपने पढ़ा कि सलाइवा जो है वो क्या करती है, स्टार्च को, मांड को शुगर में, शर्करा के अंदर में कन्वर्ट कर देती है। अब आपको जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। चलो देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो एग्री कर रहे हैं इस बात से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ओके, तो स्टार्च जो है उसको शुगर के अंदर में कन्वर्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है, तो प्लीज इसको भी आप लोग याद रखोगे आप लोग कि सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा को रिलीज करती है हमारे माउथ के अंदर में, हमारे खाने में जो स्टार्च होता है उसको शर्करा के अंदर में कन्वर्ट कर देती है। मतलब हमारे भोजन की प्रक्रिया, भोजन पाचन की जो प्रक्रिया है वो हमारे माउथ से ही क्लियर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। नाउ फ्रेंड्स, लोक नृत्य है रऊफ किस राज्य से संबंधित है? आप लोगों को बताना है रऊफ कौन से राज्य से संबंधित है।
थैंक यू आंचल, बताइए। थैंक यू पीहू। जी मीनाक्षी सिंह जी, बिल्कुल अच्छे से कीजिए, आपका आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ टीचिंग परीक्षा को फॉलो कर रहे हो और आपका वो भी हो जाएगा। कब स्टार्ट होंगी पेड में बैच, कब स्टार्ट होंगी? नेहा गुप्ता जी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर में। ठीक है, और मैं कंटिन्यूअसली उनके अलग अलग जो है माध्यम से उनके रिवीजन भी करवा रहा हूँ, बाकी लोग भी करा रहे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो 7611101101 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप। ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएंगी, या फिर टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें भी मिल जाएगा आपको। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, रऊफ नृत्य बहुत ही फेमस है आपका, और जम्मू कश्मीर का ये एक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है। तो रऊफ, बुमरो बुमरो श्याम रंग बुमरो, वो जो सॉन्ग है ना, वो रऊफ स्टाइल में ही किया गया है। ये इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। तो जम्मू कश्मीर का है ये। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा, रऊफ नृत्य। नाउ फ्रेंड्स, द प्लैनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम इज, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? इनमें से बताइए कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से छोटा है। तमन्ना बोल रहे सर प्लीज सभी से कहिए कि वो लाइक कर दे। तो तमन्ना जी, ये देखो क्या होता है ना, सबका अपना अपना होता है कि वो चीज़ है, मैंने कई बार कहा है। अब जो लोगों को सच में मतलब ये चीज़ होती है कि भाई हाँ यार, सामने वाले कुछ दे रहे हैं तो हम भी करें, तो वो अपने आप करते रहते हैं जब उनको याद दिला दिया जाता है। तो बट कुछ लोग होते हैं जो, उनका ऐसा होता है कि नहीं यार, ठीक है, वो बस हम सिर्फ लेंगे देंगे कुछ नहीं करके। ठीक है, तो वो ऐसे ही करते हैं। चलिए, कर्मा वर्क्स। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? हमारा हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो अगर आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि पूरा का पूरा सीक्वेंस, ठीक है, अगर पूरा पूरा सीक्वेंस आप लोगों को बताऊं, तो हमारी पृथ्वी के हमारे सौर मंडल के अंदर में जितने भी ग्रह हैं आप लोगों के, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं हमारे, अगर आप उनको देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से वो सीक्वेंस बनता है आप लोगों का। कि सबसे बड़ा ग्रह है आपका जुपिटर। ठीक है, गुरु ग्रह जो है वो सबसे बड़ा है, जिसको बृहस्पति बोलते हो आप लोग। दूसरे नंबर पे आता है सैटर्न, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वो आता है यूरेनस। ठीक है, और चौथे नंबर पे आता है नेपच्यून। तो ये आपका सही सीक्वेंस है पहले 4 प्लेनेट का, साइज के मुकाबले में, साइज के बारे में। वही अगर मैं बात करूं आप लोगों से, 5वें नंबर पे बात आती है हमारी पृथ्वी की साइज के बारे में, 5वें नंबर पे। लेकिन जब 6वें नंबर की बारी आती है तो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 6वें नंबर के ऊपर में जो है ना फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, वीनस है। वीनस 6वें नंबर का है, और जो मंगल ग्रह है वो 7वें नंबर का है। मंगल ग्रह 7वें नंबर का है, मंगल। और जब हम बात करेंगे सबसे आखिरी वाला, सबसे छुटकू, वो है बुध ग्रह। ये सीक्वेंस है, आपको याद रखना है आप लोगों ने। ये कौन सा सीक्वेंस है आप लोगों का? ये सीक्वेंस है आप लोगों का प्लेनेट के साइज का। सबसे बड़ा है जुपिटर, दूसरा सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये ग्रह आप लोगों के क्या है, सबसे जो है वो बड़े वाले ग्रह है, पहले 4। फिर पृथ्वी आती है 5वें नंबर पे, और 6वें नंबर पे वीनस आता है, ना कि मंगल ग्रह। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया है कि द प्लेनेट विच इज स्मॉलर देन अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम इज मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न। आपको पता है फ्रेंड्स कि पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर की ग्रह है। फिर ठीक है, 6वें नंबर के ऊपर में आता है वीनस, जो कि दिया ही नहीं है ऑप्शन में। 7वें नंबर पे आता है मार्स, मंगल ग्रह। ठीक है, वो दिया हुआ है। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 होगा। बृहस्पति बड़ा है, यूरेनस बड़ा है, शनि भी बड़ा है पृथ्वी से। ठीक है, पृथ्वी से छोटा कौन सा है ये बोला गया था आप लोगों से। पृथ्वी से छोटा कौन सा है? पोल भी देंगे निधि शर्मा जी, ठीक है, जब मैं टेस्ट लूंगा ना तो पोल भी दूंगा आपको। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर होगा यहाँ पर में ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मार्स जो है, मंगल ग्रह जो है पृथ्वी से छोटा है आपका, पृथ्वी से जो छोटा हो। अगर यहाँ पर में वीनस होता तो वो भी हो जाता आप लोगों का, और मर्क्यूरी या बुध ग्रह होता तो वो भी हो सकता था, लेकिन यहाँ एक ही दिया जो पृथ्वी से छोटा है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, इसीलिए बोलता हूं कि रोज डॉट 12 बजे आ जाया करो आप लोग। और आपको एक फ्लो में पढ़ाया है मैंने पूरा का पूरा इसके बारे में। मैंने आपसे कहा था कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग जल्दी से ईयर लिख देंगे, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कौन से साल में हुई थी।
आप लोगों को मैंने बताया कि पहले वाले चीफ जस्टिस कौन थे उसके। अब मैंने एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है कि पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे या आजादी के बाद कौन मुख्य न्यायाधीश बने, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के साथ में जितने भी लोग पूछ रहे कि सर कैसे जुड़े, तो 7611101101 ये नंबर, या फिर 9697888844, ठीक है, इस नंबर के ऊपर में कॉल करके आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए वो दानिश शेख TANISHSHEIKH जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर, या फिर जो टीचिंग परीक्षा टीचिंग, ठीक है, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये 2 टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर में जुड़ जाइए तब, ताकि आपको जो भी मेरी क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जो बाकी क्लासेस होती है उसको भी आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मीकांत कौन से थे, कौन से वाले, झा वाले, ये याद रखना आप लोगों ने, पंडित लक्ष्मीकांत झा, झा चौथे नंबर वाले, ये याद रखना आप लोगों ने। कई सारे लोग जो ए लगा रहे हैं लक्ष्मीकांत वाले वो गलत है, झा वाले ये याद रखेंगे आप लोग। तो आजादी के बाद पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के या पटना उच्च न्यायालय के वो थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। सभी लोग जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में ये भी बताएंगे मुझे कि कौन सा जो है कौन सा साल था जिस समय में इनके ये आए थे। ठीक है, या कौन से साल के अंदर में बेसिकली पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताना है कमेंट करके भी। ठीक है, तो बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ऐसा आप लोगों को लोगो मिल जाएगा, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल आप लोग लिखोगे, या लिंक आप लोगों को दी गई है टेलीग्राम कमेंट में, उसको भी आप मतलब नीचे में डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, एंड अगेन आप लोगों को सभी को कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, 90,000 सब्सक्राइबर हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है। आप लोग सभी लोग यहाँ पर मैं हूँ, जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और कमेंट करके बताना कि और कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग पढ़ना चाहते हो। संडे के दिन आप लोगों की करंट अफेयर की मैराथन रहेंगी, सभी ने लाइव आना है। ठीक है, और उसके ऊपर में मैं टेस्ट भी लूंगा आप लोगों की, पढ़ाने के बाद में जो लोग बच्चे लाइव रहेंगे उनके ऊपर में बेस्ड टेस्ट लूंगा आप लोगों की, 1 घंटे तक उसका वो चालू रहेंगी टेस्ट आपकी ऐप के ऊपर में, तो लाइव जरूर आकर उसको अटेंड करें आप लोग। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।